हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट। और लाइट के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। अभी राइट नाउ हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है रिफ्रैक्शन, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। रिफ्रैक्शन के अंदर हम लोगों ने टॉपिक नंबर 13 जो कि था रिफ्रैक्शन, उसकी डेफिनेशन, लॉज और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब जो कि टॉपिक नंबर 14, फिर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म जो है टॉपिक नंबर 15, एंड आफ्टर दैट टॉपिक नंबर 16 भी कवर करने की कोशिश करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू लिक्विड सरफेसेस। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये सारा कंटेंट जो आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा है ये पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इनकेस आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। तो आज हम लोग बढ़ते हैं आगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के ऊपर। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ठीक है, और हम लोगों ने उसके एक कोने पे, एक साइड पे हम लोगों ने लाइट को इंसिडेंट करवाया। मैं एक काम करता हूँ, पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे से। तो ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, तो क्लियर रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया हमारे पास। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक लाइट मैंने, मान लो लाइट रे ली मैंने और उसको मैंने इंसिडेंट करवा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसके लिए वाइट कलर की लाइट ले लेता हूँ। ये मैं लोग हैं, यहाँ पे मैंने ये लाइट इंसिडेंट करवा दी। आई होप इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसी लाइट को और एक्सटेंड करूँगा सीधा सीधा तो कुछ ये इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ से रब करके एकदम अच्छे से बनाता हूँ, नीट एंड क्लीन। तो ये यहाँ पे सीधा चला गया ये समहाउ। ठीक है, एंड इसके बाद एक और बार इसको ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ से अगेन। तो ये अभी मैं समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। ठीक है, अभी के लिए आप बस डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करिए। ओके, तो हम लोगों ने ये बना दिया। अगर मान लेते हैं, अगर कोई भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो भी मैंने ABCD मार्क किया है, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं रखा होता तो लाइट ये एकदम सीधा जाती। हल्का सा आपको बेंड दिख रहा होगा एंड पे, लेकिन अभी के लिए इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ये बस थोड़ा सा मेरे डायग्राम की इनएक्यूरेसी है, इसलिए आपको थोड़ा सा बेंड दिख रहा होगा। ठीक है, अगर ये लाइट में, इफ़ देयर वॉज नो ग्लास स्लैब, इफ़ देयर वॉज नो ग्लास स्लैब, light would have followed the path shown by solid white line। ठीक है, ये जो वाइट लाइन मैंने ड्रॉ करी है यहाँ पे, ये इसका एक्चुअल पाथ होता। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे ग्लास स्लैब रखा है। अगर ग्लास स्लैब रखा है तो होगा ये कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे स्ट्राइक कर रही है वहाँ पे मैं एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। मैंने नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी, इसको बोलेंगे हम लोग N और N डैश। ठीक है, उस चक्कर में होता क्या है, ये जो लाइट है, वाइट वाली लाइट, ये क्या कर जाएगी थोड़ा सा, क्योंकि देखो ये क्या है, ये मान लेते हैं एयर है और ये मैंने मान लिया ग्लास है। ग्लास स्लैब ही तो है ना, तो डेंसर मीडियम होगा कि नहीं होगा? ये डेंस और मीडियम होगा। और ये कौन सा मीडियम होगा? तो आप बोलोगे रेयरर मीडियम होगा। और हमें पता है जब लाइट रे रेयरर से डेंसर की तरफ आती है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यानी कि एक्चुअली में ये लाइट रे कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो बेंड कर गई। ठीक है, करेक्ट है यहाँ से तक। ये जो मेरा रफ्स का स्केच दिख रहा है इसको इग्नोर मारो, सीधी मान के चलो। ठीक है, तो यानी कि लाइट क्या कर गई, यहाँ पे बेंड कर गई ना टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर इस एंगल को मैं एंगल I मानता हूँ तो ये वाला एंगल मेरा क्या हो जाएगा? एंगल R हो जाएगा। ठीक है, सही बात है। यहाँ से तक इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब एक बात और बताओ मुझे, जब ये पॉइंट आया, इस पॉइंट को तो पहले काम करते हैं T मान लेते हैं। अब ये जो पॉइंट आया इसको मैं मान लेता हूँ S। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आया है S पॉइंट, यहाँ पे लाइट अगेन क्या करने वाली है? डेंसर से रेयरर में जाने वाली है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अगेन नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया यहाँ से यहाँ तक। और अब इसके बाद इसको क्या नाम रख देते हैं? इसको भी वही रख देते हैं इसी तरीके से। ये नॉर्मल है ना, तो इसको N डैश। अब अगेन क्या होगा आप बताओगे मुझे? तो यार ये डेंसर है, ये वाला मीडियम कौन सा है? डेंसर है, ग्लास। और ग्लास से कहाँ वापस जा रही है? एयर में। तो अगेन क्या कर जाएगी? इट विल इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दिस पाथ, ये क्या करेगी? थोड़ा सा फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप रेयरर से डेंसर में जाते हो तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर आप डेंसर से रेयरर में जाओगे तो क्या होगा? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यानी कि नॉर्मल कौन है? नॉर्मल ये लाइन है जो मैंने वाइट से मार्क कर दी अभी, तो इससे अवे चली जाएगी ये, समथिंग लाइक दिस। एक सेकेंड में इसको सीधा ड्रॉ कर देता हूँ।
तो इट विल गो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और ये दोनों की दोनों लाइन जो होंगी ये पैरेलल होंगी। ये कौन सी पाथ थी, ये था हमारे पास एक्चुअल पाथ, ठीक है। और एक्चुअल नहीं बोल सकते इसको क्योंकि एक्चुअली ये तो हुआ नहीं है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं इसको, इफ़ देयर वाज नो ग्लास स्लैब, जैसे मैंने बोला ना, इफ़ देयर वाज नो ग्लास स्लैब लाइट वुड हैव फॉलोड दी पाथ शोन बाय द सॉलिड वाइट लाइन। तो इसको हम लोग मान लेते हैं एक आइडियल पाथ है ये, ठीक है। ये काश ऐसा होता लेकिन हुआ नहीं रियलिटी में, और ये हमारा एक्चुअल पाथ है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों रेज जो हैं, इसको अगर मैं R1 बोलता हूँ और इसको R2, तो R1 जो है वो पैरेलल होगा R2 के। ये आपको छोटी सी बात यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। इसका आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, आप आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन भी है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, ग्लास स्लैब लेंगे, ग्लास स्लैब लेने के बाद वहाँ पे ना 2 पिन्स जैसे मैंने मार्क करी है ना यहाँ पे, इसको मान लेते हैं M और इसको मान लेते हैं हम लोग क्या ले लेते हैं, Q ले लेते हैं मे बी, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे आप पिन मार्क कर दीजिएगा और उसके बाद आप इसको जो है ना दूसरी साइड से यहाँ पे, इस साइड पे, राइट साइड नीचे की तरफ, यहाँ पे आप इसको आँख लगा के अपनी देखिएगा, ठीक है। आपको लाइट दिखाई देगी, जिस तरफ को लाइट दिखाई देगी आप अपनी पिन वहाँ पे मार्क कर देना, तो आपको ना वो लाइट यहाँ दिखाई देगी कहीं पे। और आपको जब इस रास्ते को आप ट्रेस करोगे पिन निकालने के बाद, आपको समझ में आएगा ये तो बेंड कर गया। तो एक्चुअली पाथ था कौन सा, ये वाला जो मैंने लिखा आइडियल पाथ, लेकिन दिखा कौन सा पाथ आपको, ये वाला। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक पैरेलल शिफ्ट हो गया ना। तो इसलिए हम लोग ये बोलते हैं वी कैन ऑब्जर्व दैट लाइट अंडरगोज अ शिफ्ट इन इट्स पाथ, ठीक है। और इस शिफ्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल शिफ्ट बोलते हैं, क्योंकि पैरेलली शिफ्ट हुई है। कभी कभी इसको हम लोग लेटरल शिफ्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये वाला एंगल जो आपने R बनाया था, तो ये वाला एंगल जो ये ऑल्टरनेट एंगल होगा ये भी R ही होगा। ये वाला एंगल था ना, यहाँ देखो ये वाला एंगल R था, और ये लाइन आपने बोला पैरेलल है। नॉर्मल तो दोनों के दोनों पैरेलल होंगे, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है ना। तो अगर ये दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे, जैसे मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ अभी राइट नाउ, ठीक है। ये T पॉइंट था और ये मेरा S पॉइंट था। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों दोनों लाइन्स क्या हो जाएंगी, N डैश ये वाला और ये वाला N डैश, ये दोनों के दोनों पैरेलल हो जाएंगी। और अगर ये पैरेलल है तो अगर ये वाला एंगल R होगा तो ये वाला एंगल भी R होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे जो इंसिडेंट एंगल था हमारे वाला, बाहर वाला जो मैंने अभी मार्क करा, ये इसको आप I बोलोगे, इसको R बोलोगे, ठीक है। अगेन ये क्या हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा। ये वाले एंगल को, जो बाहर निकलने वाला एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस। एंगल ऑफ एमरजेंस कौन सा एंगल होता है, जिससे लाइट बाहर निकल के आती है, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और ये वाला कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है एंगल I। अब आप एक बात बताओ, अगर ये वाला R और ये वाला R बराबर है तो इस I को और इस I को और E को भी बराबर होना पड़ेगा। क्यों, मैं एक समझा देता हूँ एक तरीके से। आप देखो यहाँ पे हमको पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर का वो 1 होता है और ग्लास का मान लेते हैं म्यू होता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई। तो अब आप फर्स्ट केस पे देखो ज़रा ध्यान से। यहाँ पे एट द सरफेस ए बी साइन I अपॉन साइन R कितने के बराबर होगा। तो आपको बड़ा सिंपल सा काम करना होता है। देखो मैं आपको जो टेक्निक बताऊँ उस पर ध्यान दीजिएगा। I जहाँ दे रखा होता है ना उसके सामने वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना होता है, और जहाँ पे R दिया होता है उसके सामने वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना होगा। तो I के सामने कौन है, ग्लास है ना, तो आप यहाँ पे म्यू लिख दोगे। और R के सामने कौन है, वैक्यूम, तो आपने ये लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, एट द सरफेस, नीचे वाला सरफेस लेते हैं CD, एट द सरफेस ये जो मैंने लिखा है ना, ये रहा C और D, ठीक है। तो एट द सरफेस CD, अब यहाँ देखो ध्यान से, तो साइन R अपॉन क्या लिखूँगा, साइन E। R के सामने कौन है, तो इस R के सामने तो वैक्यूम है, और इस E के सामने कौन है, तो ग्लास है, ठीक है। तो साइन R के सामने क्या लिख दूंगा, वैक्यूम, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और E के सामने कौन है, तो आप बोलोगे ग्लास है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, म्यू लिख दिया। अब आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे ध्यान से, इस लाइन में और इस लाइन में, है ना, इन दोनों के अंदर, इसको मैं 1 मान लेता हूँ और इसको 2 मान लेता हूँ। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन I अपॉन साइन R टाइम्स साइन R अपॉन साइन E किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो म्यू ऊपर है, नीचे कट जाएगा, और यहाँ से देखो R भी कट जाएगा। तो साइन I अपॉन साइन E किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन I कितने के बराबर है, तो साइन E के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, I का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा,
ई के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिस एंगल से ये लाइट इंसिडेंट करती है उसी एंगल से ये लाइट क्या करती है, एमरजेंस करती है, यानी कि बाहर निकलती है। ठीक है, तो इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हम लोग ये बोल सकते हैं, इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, पहली बात क्या होती है, एमरजेंट रे इज पैरेलल टू दी आइडियल इंसिडेंट रे इफ एक्सटेंडेड, है ना। इंसिडेंट रे, आइडियल मत लिखो यहाँ पे, ऐसे लिख लो इंसिडेंट रे इफ एक्सटेंडेड। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ एमरजेंस के बराबर होता है। आपको ये दोनों बातें याद रखनी है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में मैंने, और मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया। अगर ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ ली होगी तो ये लाइन समझ में आ जाएगी। इन केस नहीं भी समझ में आ रही तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा था थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा का मतलब क्या होता है। साइन थीटा का मतलब ये होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, अगर ये ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, इसको 90 डिग्री मान ले और इसको थीटा मान ले, तो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर जो कि है ए बी अपॉन ए सी की लेंथ का रेशो। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए सी को जो रेशो निकालते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला टॉपिक हो गया ख़त्म, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ लिक्विड मीडियम। ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। ये मैं क्यों करा रहा हूँ, फिर मैं इसलिए करा रहा हूँ, अगर आप ओलंपियाड या एनटीएससी वगैरह की कुछ प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस के लिए, एडवांस के लिए, आपका फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो मेन कंसर्न है, जो मेरी सारी वीडियोस बनती हैं ये वाली सारी की सारी आपकी 9th क्लास की 10th क्लास की, इनका मेन जो आइडियल गोल होता है वो होता है जेई मेन्स और एडवांस के लिए आपको प्रिपेयर करने का। तो दे आर काइंड ऑफ फाउंडेशन स्टडी मटीरियल। तो इसलिए कुछ कुछ टॉपिक्स जो आपको लगता है कि आपके 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से नहीं, या फिर आपके सीबीएसई के स्कूल के जो टेस्ट होने वाला एग्जाम में आने वाला है उस टॉपिक से परटेन नहीं करते, बिलोंग नहीं करते, तो आप उस पार्ट को या उस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। इन केस अगर आपका आगे चल के प्लान नहीं है कि मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है और मुझे आईआईटी जेईई का एग्जाम वगैरह नहीं देना है, तो ठीक है। बाकी अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि 11th-12th क्लास में आपको प्रॉब्लम होगी, आप वहाँ पर पढ़ोगे तब भी ठीक रहेगा। इट इज़ जस्ट अ अर्ली हेड स्टार्ट बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है रिफ्रैक्शन थ्रू द लिक्विड सरफेस, वो कवर करने वाले हम लोग अब यहाँ पे। रिफ्रैक्शन थ्रू लिक्विड सरफेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू लिक्विड सरफेस, इसका मतलब क्या है। सपोज करो ये एक हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर पानी या कुछ भी लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट है, जिससे आप कुछ देख सको अंदर क्या डाला हुआ है ना। और ये हमने वो लिक्विड बना दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये मैंने कुछ लिक्विड भर दिया, आपको डॉटेड लाइंस जो दिख रही हैं, डैश्ड लाइंस, इसके थ्रू मैंने कर दिया। सपोज़ करो इसके अंदर कोने में ना, यहाँ पे नीचे यहाँ पे कॉइन रखा था, ये वाइट कलर का दिख रहा होगा आपको। अगर आप इसको देखने की कोशिश करोगे साइड से, यहाँ पे मान लो आप खड़े हो और आप इसको देखने की कोशिश करोगे, तो पता है आपको के साथ क्या होगा। आपको ना ये कॉइन अपने सरफेस पे नहीं दिखता है ना, हम लोगों को पता है। इफ़ वी लुक एट द कॉइन इट अपीयर्स, है ना, समवट हाइयर, थोड़ा सा ऊपर दिखता है हमको ये, है ना, थोड़ा सा ऊपर दिखता है। इसको बोलते हैं हम लोग अपरेंट शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? अपरेंट शिफ्ट। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर दिखता है। तो मान लो जो पूरी गहराई है इसकी वो डी है, जितना पानी या लिक्विड भरा हुआ है उसकी गहराई डी है, तो हमको ये जो कॉइन है ना थोड़ा सा ऊपर दिखता है, यहाँ पे दिखता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मान लेते हैं ये जो हाइट है नई वाली, ये डी डैश हो जाएगी। ठीक है, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, डी डैश बोल दिया, और इसको मैंने बोल दिया एक्स। तो आप बोल सकते हो ना कि डी इज इक्वल टू डी डैश प्लस एक्स, सिंपल अलजेब्रा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ से तक। ठीक है, अब आपको ये कॉइन ऊपर क्यों दिखता है, पहले तो मैं इसका रे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो, तो होगा क्या, होगा ये कि पहले तो इसको रब कर देते हैं। ठीक है, होगा ये कि यहाँ से जो लाइट निकलती है, इस कोने से जो लाइट निकलेगी वो यहाँ जाएगी। ठीक है, इस सरफेस पे जाएगी। यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, आँख को थोड़ा साइड कर देते हैं, जहाँ लाइट जाएगी वहीं आँख ऑटोमेटिकली चली जाएगी। अब इधर से एक लाइट गई, अब आप मुझे खुद बताओ इसको जाना कैसे चाहिए था,
सीधा सीधा जाना चाहिए था ना, लेकिन है क्या यहाँ पे, यहाँ पे तो लिक्विड भरा हुआ है। अगर लिक्विड भरा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेंसर मीडियम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम बोलेंगे। ठीक है, अब डेंसर से रेयर में अगर लाइट जाएगी तो क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। देखो फैल गई ना थोड़ा सा ये, और अगर ये फैलेगी और इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ पीछे की तरफ, है ना, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा पीछे की तरफ तो ये समथिंग लाइक दिस मुझे दिखेगा कि यहाँ पे कहीं पे आ गई है। कहाँ पे दिख रहा है मुझे कॉइन, ये वाला ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आपने नोटिस किया? क्योंकि देखो लाइट जा रही थी ऐसे, लाइट जा रही थी, एक सेकेंड, लाइट जा रही है कुछ इस तरीके से, लेकिन हुआ क्या, वो बेंड कर गई। बेंड कर गई तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि लाइट आ कहाँ से रही है, इस जगह से आ रही है। तो था सर बॉडी यहाँ पे, लेकिन आपको कहाँ दिख रही है, बी पे दिख रही है। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग। ठीक है, और वही यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अब हमको इतनी सी बात तो यहाँ पे समझ में आ गई कि ये शिफ्ट क्यों कर गया। इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल आई, और इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल आर बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम रही नहीं होगी। अब मैं इस पर थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस भी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलो दोबारा से इस डायग्राम को बनाऊंगा मैं। इस बार पानी वानी को नहीं लूँगा, कंसिडर नहीं कर रहा मैं, सिंपल से आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या, ये देखो, ये हमारा सरफेस है वो वाला। ठीक है, इस कोने में, ये रहा, इस कोने में कॉइन रखा है हमारे पास राइट नाउ यहाँ पे। ठीक है, और लाइट जो थी वो यहाँ से गई, सीधा जाना चाहिए था लाइक दिस, लेकिन वो बेंड करके ऐसे चली गई। तो जो कॉइन है वो हमको कहाँ दिख गया, हमको यहाँ दिख गया कॉइन वो। ठीक है कि नहीं, इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब आप मुझे बताओगे तो इंसिडेंट रे ये है ना, और रिफ्रैक्टेड रे ये वाली है, और ये क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल कौन है, ये। ठीक है, तो अगर मैं ये ग्रीन से मार्क कर दूं तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे एंगल आई हो जाएगा, एंगल इंसिडेंस। ये कौन सा एंगल हो जाएगा, जो ये वाला लाइन है, तो आप बोलोगे आर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट, यहाँ से तक इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको मैं कैसे हाईलाइट करूँ, इसको मैं एक काम करता हूँ, ब्राउन से भर देता हूँ। देखो ये वाला एंगल, ये जो एंगल भरा हुआ है, इतना एंगल है ना, ये ब्राउन वाला एंगल, ये कितना होगा, तो आप मुझे बोलोगे यार ये तो 90 माइनस आई होगा। इसमें कोई शक वाली बात तो है नहीं, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है ना, तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा। अब अगर ये 90 माइनस आई है तो ये कितना है, 90 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे 180 माइनस क्या, 90 प्लस 90 माइनस आई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 180 प्लस आई, जो कितने के बराबर आ जाएगा, तो आप बोलोगे यार ये तो आई के बराबर आ गया। तो यानी कि ये वाला एंगल भी कितना है, आई। और शॉर्टकट से आप समझ सकते हो यार ये ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, ये वाली नॉर्मल रे और ये वाली नॉर्मल रे 90 डिग्री बना रहे हैं ना, तो आप सीधा बोल सकते हो तो ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये भी आई है और ये भी आई है हमारे पास। इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और ये क्या है, एंगल आर है। ठीक है, ये कौन सा मीडियम है जो भरा हुआ है, ये सारा लिक्विड है हमारा, है ना, ये लिक्विड है ना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब अगर ये लिक्विड है और ये क्या है, एयर है, तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ स्नेल्स लॉ, तो साइन आई बाय साइन आर क्या कहता है, आई कहाँ पर है, अंदर है ना, तो बाहर का लिखेंगे, तो बाहर का क्या हो जाएगा, बाहर का हो जाएगा 1। और आर का मतलब क्या है, आर कहाँ पे है, बाहर है, तो उसके सामने कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अंदर का, आई के सामने बाहर का, तो इसलिए मैंने आई के सामने बाहर का यानी कि एयर का लिख दिया। और आर के सामने किसका लिख दूंगा मैं, ग्लास का या लिक्विड का, जो लिक्विड दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिख दिया मैंने। तो इतनी सी बात आपको आई होप यहाँ पे समझ में आ गई होगी। साइन आई अपॉन साइन आर कितने के बराबर आ गया हमारे पास यहाँ पे, 1 अपॉन म्यू के बराबर आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रही ना यहाँ से तक। ठीक है, अब एक बात और बताता हूँ, दीज एंगल्स, कौन से एंगल, आई कॉमा आर, आर वेरी स्मॉल, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। एंड इन सच केसेस जो साइन आई की वैल्यू होती है वो नियरली बराबर होती है tan आई के। किसके बराबर होती है, tan आई के। ठीक है, कैसे, देखो साइन 0 डिग्री होता है 0, और tan 0 भी कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, आप नोटिस करो, देखो खुद, जब ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम होगी तो आंसर भी क्या आ गया, सेम आ गया। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका एंगल बहुत छोटा हो तभी ये वाला केस है वैलिड है। ठीक है, अगर एंगल आपका बहुत छोटा है, जैसा कि इस केसेस में होता है यहाँ पे, तो अगर साइन आई और tan आई कब बराबर हो जाएंगे, जब हमारे पास क्या दे रखा हो, एंगल बहुत स्मॉल दे रखा हो। अब यहाँ से फ़ायदा क्या होगा मैं वो बताता हूँ आपको। देखो
तो मैं ये बोल सकता हूँ कि साइन आई अगर 10i के बराबर है, साइन आई किसके बराबर है, 10i के बराबर है, तो आप इस ट्राइंगल में नोटिस करो जरा, इस ट्राइंगल में जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया, मैं येलो से जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल में आप क्या बोल सकते हो, tan थीटा 10i किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन किसके बराबर, बेस के बराबर, यही बोलोगे ना आप यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन किसके बराबर बोल दोगे आप, बेस के बराबर बोल दोगे। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, तो आप बोलोगे ये रीजन है परपेंडिकुलर, बेस कौन सा है, तो आप बोलोगे ये रीजन है परपेंडिकुलर। ठीक है, करेक्ट यहाँ से तक। तो मैं ये बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने आर लेंथ दे दिया, तो ये आर हो जाएगा। और ये जो डेप्थ गई है, इसको हम लोगों ने क्या नाम दे रखा था, देखो पूरी डेप्थ को हम लोगों ने क्या बोला था यहाँ पे, डी, ये रहा शो कर रखा है ना मैंने यहाँ पे, तो इसको मैं क्या मार्क कर दूंगा, डी मार्क कर दूंगा। तो 10i किसके बराबर हो जाएगा, आर अपॉन डी के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब आगे देखते हैं ज़रा थोड़ा सा, आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे बिल्कुल, तो आपको एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाएगी। वो ये है कि ये जो एंगल मैंने ड्रॉ किया था, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल आर, दिख रहा ना ये वाला आर, ये आर किसके बराबर होगा, देखो। तो आप अगर ध्यान से, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ डायग्राम को, है ना, क्योंकि हम लोगों की ज़्यादातर कहानी तो अब यूज़फुल हो चुकी है, यूज़ कर लिया हमने इन एंगल्स को। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो एंगल आर है, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा किसके, उस रे के ना जो यहाँ से आ रही है। तो ये वाला एंगल भी आर ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप नोटिस कर सकते हो खुद इसको ईजिली। ठीक है, ये एंगल जो मैंने यहाँ पे अभी ब्राउन से शेड कर दिया, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, सही बात बोली है मैंने, आप बोलोगे नहीं बिल्कुल सही बात नहीं बोले, क्यों नहीं सही बात बोली, बिकॉज आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या होता है इस वाले केस के अंदर, जो हम लोग वर्टिकल अपोजिट की बात करेंगे, तो वर्टिकल अपोजिट में तो ये एंगल लेंगे ना, ये वाला एंगल, क्योंकि देखो ध्यान से आप खुद, तो एक रे तो ये जा रही है ना, और एक रे ये वाली जा रही है यहाँ से तक, तो एंगल कौन सा होगा हमारे पास, ये वाला वाइट एंड ये वाला वाइट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इतना समझ गए, ये बहुत अच्छी बात है। अब इस आर को हटाते हैं यहाँ से हम लोग, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो आप बोलोगे यार अगर ये आर था तो ये 90 माइनस आर होगा। वेरी गुड, तो इसको भी 90 माइनस आर बोल दो। अब आप मुझे बताओ, ये 90 माइनस आर है, ये 90 है, तो इस बंदे को कितना होना पड़ेगा, तो आप बोलोगे आर होना पड़ेगा। मैं यही चाहता था बस यहाँ पे निकालना। अब देखो आप ध्यान से, इस पूरी डेप्थ को आपने डी बोला था, इतनी सी डेप्थ को आपने क्या बोला यहाँ पे, देखो डी डैश बोला है ना, तो यानी कि आप यहाँ पे भी क्या लिख दोगे, डी डैश लिख दोगे। ठीक है, अब 10r कितने के बराबर हो जाएगा, मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ, 10r हो जाएगा r अपॉन डी डैश के बराबर। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी यहाँ से तक। 10i कितना आ गया, r अपॉन डी, 10r कितना आ गया, r अपॉन डी डैश आ गया। अब मैंने क्या बोला था, साइन i किसके अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, 10i के। सेम लॉजिक से साइन r भी किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलोगे 10r के। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूँ ना कि साइन i अपॉन साइन r इज़ इक्वल टू 10i अपॉन 10r, और 10i का वैल्यू कितना आया है बच्चों, 10i का वैल्यू आया r बाई डी, तो यहाँ r बाई डी लिख दो, और 10r का वैल्यू कितना आया है, r बाई डी डैश लिख दिया। और ये किसके बराबर था, 1 बाई म्यू के बराबर था। देखो r से r गायब, तो आप क्या बोल दोगे यहाँ पे, डी डैश अपॉन डी इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन म्यू। इसका मतलब डी का वैल्यू कितना हो गया, तो आप बोलोगे डी डैश म्यू, और डी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोल दोगे डी बाय म्यू। ये बहुत रिमार्केबल रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि जो चेंज आएगा, जो नई वाली डेप्थ है, वो क्या होगी, डी बाय म्यू टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, डी अपॉन म्यू हो गया वहाँ पे। ठीक है, एक एग्जांपल समझाता हूँ इसका करके, सो दैट आपको समझ में आ जाए अच्छे से क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। देखो एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल है। ठीक है, सपोज़ करो हमको एक बकेट या बीकर कुछ भी दिया हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है, इस तरह से कुछ लिक्विड भरा हुआ है, ये सारा का सारा, हाँ ओके। अब हुआ क्या, हुआ ये यहाँ पे कि इस लिक्विड का, इस वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको गिवन है, वो गिवन है 1.33। 1.33 कितना होता है, मैंने आपको बताया था 4/3 होता है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हमको किसका, वाटर का, ये गिवन है इतना यहाँ से तक। ठीक है, अब कॉइन रखा है मान लो यहाँ पे अंदर। ठीक है, करेक्ट, यहाँ से तक कॉइन रखा है, और इसकी जो डेप्थ गिवन है, ये हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। आपसे बोल रहा है ये बंदा कि हमको ये बताइए ये कॉइन मुझे कितना ऊपर दिखाई देगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप बोल दोगे देखो यार डी डैश की वैल्यू क्या होती है, डी बाय म्यू होती है। डी कितना बोला आपने, 10 सेंटीमीटर,
और म्यू कितना गिवन है, हमको 4/3 गिवन है, तो आप क्या बोल दोगे 30/4 बोल दोगे, 15/2 बोल दोगे, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर पे। तो यानी कि आपको ये कॉइन कहाँ दिखाई देगा, कितनी डेप्थ पे दिखाई देगा, तो आपका जवाब होगा डी डैश डेप्थ पे दिखाई देगा। और डी डैश देखो हमने कैलकुलेट कर दिया, ये रहा ना डी डैश, ये रहा डी डैश, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर। यानी कि मैंने ये वाली डेप्थ गहराई कैलकुलेट कर दी कितने के बराबर, 7.5 सेंटीमीटर के। तो कितना ऊपर आ गया, तो आप बोलोगे 2.5 सेंटीमीटर ऊपर आ गया, विच इम्प्लाइज 2.5 सेंटीमीटर अप, है ना। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था, क्या समझाना चाह रहा था। यहाँ पे एक बस छोटा सा रिजल्ट था जो मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया कि आया कैसे, ठीक है। इस रिज़ल्ट को आप याद रखिएगा। इस रिज़ल्ट के अंदर एक बहुत रिमार्केबल गहराई भी है, इसको एक और मेथड से प्रूव कर सकते हैं, पर वो मेथड अभी हम लोग रहने देते हैं। जब आप लोग 12th क्लास में जाएंगे और ऑप्टिक्स दोबारा से पढ़ेंगे ना, तब उस टाइम पे समझाना ज़्यादा बेहतर रहेगा ये, तब उससे एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा ये क्यों हुआ इसके साथ, ठीक है। वैसे तो आप इसको यहाँ पर भी समझ सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन राइट नाउ इस वीडियो के लिए यहाँ पे उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। इनकेस आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे से समझ में आ जाएगा तो बहुत 2 मिनट की बात है। 2 मिनट की बात क्या है, आपको पता होना चाहिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम और दोनों जगह टाइम को सेम रख के हम लोगों को पता है स्पीड का अगर रेशो निकालते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, और टाइम अगर सेम होगा तो कट जाएगा, तो डिस्टेंस का रेशो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आ जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पे काइंड ऑफ लिखी हुई है ना, डी डैश इज इक्वल टू डी बाय म्यू, तो उससे ईजिली सॉल्व हो जाएगा आपका ये वाला क्वेश्चन। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार, हिंट है ना कुछ क्यूरियस माइंड्स के लिए, अगर कुछ बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कैसे, तो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे यहीं से दिखाता हूँ आपको, डी डैश अपॉन टी को मैं ये लिख सकता हूँ डी बाय टी टाइम्स म्यू, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने। अब बताओ जरा डी डैश का मतलब क्या है और डी का मतलब क्या है। डी का मतलब ये है कि अगर कोई पानी वानी ना डला होता तो एक्चुअल डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है, यानी कि कॉइन आपको कहाँ दिखाई देता है। डी का मतलब क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस, और डी डैश का मतलब क्या है, अपेरेंट डेप्थ, यही है ना दोनों का मतलब, सही बात है। तो यानी कि डी का मतलब है अगर कुछ ना डला होता, कोई पानी वानी ना डला तो क्या दिखता, तो आप बोलते इतना दिखता। और पानी नहीं डल होने का मतलब क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी, तो सी बाय म्यू बोलोगे आप, क्योंकि डी बाय टी कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगा इन एयर, है ना। ये लाइन मैंने बोल दिया यहाँ से तक, ठीक है। सेम लॉजिक इधर देखो, डी डैश बाय टी का मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, तो आप खुद देखो जरा, ये v इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, सी बाय म्यू के बराबर आना है। तो हम लोग म्यू को ये नहीं बोलते सी बाय वी, और यहीं से तो हमारे सारी डेरिवेशन की शुरुआत हुई थी ना। तो इसलिए यानी कि अगर आप चाहते तो डायरेक्टली इस पोर्शन से शुरू करते और सीधा यहाँ पे जाते और फिर यहाँ से यहाँ चले जाते, तब भी आप डिराइव कर सकते हो। 2 सेकंड में डिराइव हो जाता, उससे आपको ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों वेज यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। मैं बस ये चाहता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे अच्छे से। इनकेस आपको कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट में सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा सारे डाउट। पर कोशिश करिए 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार 1000 बार वीडियो को देखिए चला के, सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इफ़ योर गोल इज़ टू सिक्योर अ वेरी हाई रैंक इन जेई मेन्स एंड एडवांस एग्जाम्स, ठीक है। आप चाहते हो बहुत अच्छी रैंक लाना, तो उसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा अच्छे से। और अगर से अभी इन सब चीज़ों को अपने ब्रेन को स्ट्रेच करोगे, बेंड करोगे, तो आगे चल के 11th-12th क्लास में योर बॉडी विल नॉट सफ़र दैट मच पेन, जैसे कुछ बच्चे करते हैं। अगर आप अभी से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, दर्द कम होगा धीरे धीरे करके आगे चल के, सही बात है कि नहीं। अगर आप कई सालों बाद स्टार्ट करोगे, जितना लेट स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा दर्द होगा आपकी बॉडी में। तो सेम थ्योरी यहाँ पर भी है, जितना लेट आप इन सब चीज़ों को पढ़ोगे उतना ही आपको मुश्किल लग सकता है ये, ठीक है। तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा अभी पढ़ दे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ अभी छोटी क्लासेस में पढ़ा देना चाहिए, फिर तो थोड़ा सा डाइट भी तो होती है ना, हल्का खा सकते हैं। अभी हम लोग खा अगर कम सकते हैं तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर भी लेंगे तो हमारी बॉडी ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 रोटी खाते हो तो 2.5 खा लो, है ना। और सेम चीज़ इसके साथ भी है, हम लोग यहाँ पे यही कर रहे हैं। अगर आप 2 टॉपिक पढ़ते हो तो एक थोड़ा सा टॉपिक एक एक्स्ट्रा मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों बातें यहाँ पे समझ में आ गई। अभी तक हम लोगों ने क्या कवर किया है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, और एक हमने कर लिया रिफ्लेक्शन थ्रू अ थिन लिक्विड सरफेस। इसके साथ ही हम लोग यहीं पे वीडियो को कवर करते हैं, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगी वाली वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। मैंने ये वाला पार्ट अभी कवर नहीं किया है, ठीक है। कौन सा वाला, मैं यहाँ पे मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने कवर कर दिया रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्शन थ्रू लिक्विड सरफेस। अब हम लोगों को करना है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। कायदे से तो ये ह्यूमन आई वाले चैप्टर में करना चाहिए, लेकिन सिंस हम लोग लाइट को इतना अच्छे से पढ़ चुके हैं यहीं पे, तो इट वुड बी बेटर कि हम लोग इसको यहीं पे कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर से ये टॉपिक को मैं ओमिट कर दूंगा फिर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमारे 3 टॉपिक और बचेंगे,
17, 18 एंड 19 रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, लेंस फार्मूला एंड इट्स प्रूफ यूजिंग न्यूमेरिकल्स, यूजेस ऑफ लेंसेज भी कवर करेंगे इसी के साथ हम लोग, एंड पावर ऑफ लेंस। एंड आफ्टर दैट दिस चैप्टर नंबर 10 विल बी फिनिश्ड। उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह और सॉल्व करेंगे, कुछ प्रैक्टिस वीडियोज़ और भी होंगी हमारी, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस वगैरह और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 15 रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के साथ।